देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो था समास। क्या था? समास। समास के हमने पिछले भाग में 3 पार्ट्स पढ़ लिए, 3 भेद पढ़ लिए उसके। आज हम चौथा भेद पढ़ेंगे समास का। चौथा भेद है आपका अव्ययभावी समास। कौन सा है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, ये इसका चौथा भाग है, चौथा भेद है समास का। और अव्ययभाव समास की परिभाषा करते हैं। अव्ययभाव समास किसको कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, और दूसरे पद के साथ मिलकर समस्त पद को अव्यय बना देता है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए अव्ययभावी समास की परिभाषा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो और दूसरे पद के साथ मिलकर समस्त पद को अव्यय बना देता है, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास बोलते हैं। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय या अविकारी। अव्यय या अविकारी दोनों एक ही चीज़ है। यानी अव्यय अविकारी किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी। क्या नाम है? अविकारी। जैसे हमने लिखा निडर। क्या लिखा? निडर। निडर का विग्रह क्या बनेगा? बिना डर के। क्या बनेगा? बिना डर के। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमने लिखा आजन्म। क्या लिखा? आजन्म। इसका विग्रह बनेगा जन्म से लेकर। जन्म से लेकर। उसके बाद यथाशीघ्र। क्या लिखा? यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का विग्रह होगा जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी शीघ्र हो सके। जितना शीघ्र हो सके। ये इसके उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हैं इसके। जैसे मान लीजिए दिनों दिन। दिनों दिन क्या है? दिनों दिन। दिनों दिन। इसका विग्रह बनेगा दिन ही दिन में। दिन ही दिन में। क्या बनेगा? दिन ही दिन में। दिन ही दिनों में। उसके बाद पांचवा जो हमारा भेद है वो है आपका कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। यहां कर लेते हैं पांचवा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ये समझ में आया? अव्ययभावी समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो और दूसरे पद के साथ मिलकर समस्त पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास। क्या बोलते हैं उसे? अव्ययभावी समास। अब देखिए कर्मधार समास करेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में एक पद
विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य। दोनों में से एक की तुलना दूसरे के साथ की जाती है तथा दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है, दूसरे से की जाती है। कर्मधारय समास की परिभाषा है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और तथा दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। यह क्या कहलाता है? आपका कर्मधारय समास। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। उदाहरण के लिए जैसे महादेव, क्या है? उदाहरण के लिए जैसे महादेव। अब यहां पे एक पद आपका विशेषण है, इसमें एक विशेष्य है। एक क्या है? विशेषण है और एक विशेष्य है। इसमें महा जो शब्द है ये आपका विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है। ये देव की विशेषता बता रहा है कि देव कैसा है? महान है। कैसा है? अब देखिए इसका विग्रह बनेगा महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव। उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लीजिए इसका, नीलांबर। क्या है? नीलांबर। नीलांबर, इसका विग्रह होगा जो नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अंबर का मतलब आसमान। उसके बाद महात्मा। क्या है? महात्मा, इसका विग्रह होगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। उसके बाद एक दो उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए महारानी। क्या है? महारानी, महारानी। महारानी का विग्रह क्या बनेगा? महान है जो रानी, महान है जो रानी। यह आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है तथा दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए महान है जो देव, महादेव, महान है जो देव। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। महारानी, महान है जो रानी। यह आपका कर्मधारय समास है। उसके बाद हमारा जो छठा समास है, जो उसका भेद है, वो है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये हमारा अंतिम इसका भेद है, छठा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण हो,
आई बात समझ में? देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है आपका, संप्रदान के बाद चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। और छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद हैं आपके तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख दी हमने। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं 6। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अपादान, उसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसके 6 भेद हैं। कितने हैं? 6। अब इस 6 के बारे में हम जान लेते हैं, ये भेदों के बारे में। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष है जो, इसमें जो चिन्ह आएगा वो आएगा को। क्या आएगा? को का लोप होगा इसमें। किसका? को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। किसका? को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम इसमें। उदाहरण के लिए हमने लिया आपका, मान लीजिए गगनचुंबी। क्या लिया? गगनचुंबी। गगनचुंबी। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आया? को। कौन सा आया? इसमें को का ही तो लोप हो रहा है। किसका? को का। तो इसमें क्या आया? को। उसके बाद हमने लिया, मान लीजिए शरणागत। क्या लिया? शरणागत। इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? को का प्रयोग करना है। किसका करना है? को विभक्ति चिन्ह का। क्या बनेगा? शरण को आगत। शरण को आगत। शरण को आगत। ये हो गया आपका कौन सा? कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। उसके बाद अगला करते हैं फिर हम, उसके बाद देखिए अगला है हमारा करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष।
पहला हो गया। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो आएगा से या द्वारा। से या द्वारा, क्या आएगा? से या द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे हमने आपका लिखा शूरकीर्त, शूरकीर्त, इसका विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा आपका सूर द्वारा कीर्त। क्या आएगा? सूर द्वारा कीर्त। कौन सा विभक्ति चिन्ह? द्वारा। क्या रहा है? द्वारा। उसके बाद मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? मन से गढ़ंत, मन से गढ़ंत। उसके बाद मालगाड़ी, क्या है? मालगाड़ी, इसका विग्रह क्या बनेगा? माल से भरी गाड़ी, माल से भरी गाड़ी। ये इसके उदाहरण है करण तत्पुरुष के। किसके? करण तत्पुरुष के। अब है तीसरा, उसके बाद करण तत्पुरुष के बाद तीसरा आता है आपका संप्रदान। क्या आता है? संप्रदान तत्पुरुष। क्या आता है? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा? बताइए भाई। इसमें होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। विग्रह करेंगे तो हमें किसका प्रयोग करना है? के लिए का। किसका? के लिए का। जैसे मान लीजिए विद्यालय, क्या है? विद्यालय। विग्रह करेंगे क्या बनेगा? किसका प्रयोग? विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, आल्य। उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, क्या बनेगा विग्रह? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ये आपके हो गए 3 संप्रदान तक। उसके बाद अगला करते हैं अपादान। कौन सा? अपादान तत्पुरुष। उसके बाद चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष में अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से अलग, से अलग, यानी यहां पे अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव। भाव जैसे मान लीजिए धनहीन, क्या है? धनहीन। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? धन से हीन। क्या बनेगा? धन से हीन। उसके बाद अगला हमारा है जैसे भयभीत। भयभीत, भयभीत का भय से भीत, डर से डरा हुआ, भयभीत। धन से हीन, धन से, उससे धन जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है उससे। उसके बाद देश निकाला, देश निकाला। इसका विग्रह क्या बनेगा? देश से निकाला। ये आपका हो गया अपादान। उसके बाद है संबंध। क्या है? संबंध। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष।
संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो आपका का, के, की। क्या आएगा? का, के, की। ये इसके विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे मान लीजिए राजा, राजपुत्र। क्या लिखा हमने? राजपुत्र। क्या बनेगा? इसमें किसका प्रयोग होगा? का। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। उसके बाद दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे जलधारा। क्या है? जलधारा। जलधारा का क्या बनेगा? बोलिए, जल की धारा, जल की धारा। उसके बाद अगला उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए देश रक्षा। क्या है? देश रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा। ये आपका हो गया संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। अब आपका बच रहा लास्ट, इसका जो है वो है आपका अधिकरण। क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है इसके बारे में और पढ़ते हैं आज हम। अधिकरण है जो, इसमें किसका लोप होता है? अधिकरण में आपका मैं या पर। अधिकरण तत्पुरुष में किसका लोप होता है? मैं या पर। अधिकरण तत्पुरुष, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो मैं या पर। जैसे सिर दर्द। क्या है? सिर दर्द। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? सिर में दर्द, सिर में दर्द। उसके बाद दूसरा है आप बीती। क्या बनेगा इसका विग्रह? अपने पर बीती या आप पर बीती। ठीक है, अपने पर बीती या आप पर बीती। उसके बाद घुड़सवार, घोड़े पर सवार। क्या है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये आपके भेद थे तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। कितने थे? 6 भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, उसके बाद आपका अपादान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष, यानी 6 भेद थे। 6 के बारे में आज हमने पढ़ा। इनके जो विभक्ति चिन्ह हैं ये आपके जैसे ये थे मैं या पर, ये इसके विभक्ति चिन्ह थे। उसी प्रकार से इसके यहाँ पे से अलग, यहाँ पे अलग होने का भाव था इनके। उसके बाद संबंध, इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की। जब हम विग्रह करते हैं समास का तो इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था समास।